Alright, champions. So we learned about HTML and CSS. Now it's time कि हम कुछ एक प्रोजेक्ट करें यूजिंग HTML एंड CSS स्किल्स, और उसके लिए हम आज एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ विच इज़ सिंपल, जो सिर्फ इस ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए है। और इसमें कुछ सेक्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन बार आ रही है, यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, नीचे कोर्सेज आ रहे हैं, उसके बाद एक अबाउट का सेक्शन है, और एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन है जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन अ फुटर। ठीक है, एंड फुटर में आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लेट मी एक्सप्लेन देम टू यू फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कोडिंग वाइज इसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये इस तरह से कुछ हमारी वेबसाइट है, और आपको मैं एनोटेशंस के थ्रू कुछ समझाऊंगा कि कौन से कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, और फिर मैं आपको लेआउट के बारे में थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट्स किस तरह से हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, और वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस सेक्शन, दिस इमेज, और ये इमेज के अंदर जो ये वाला सेक्शन है जिसके अंदर ये कंटेंट है, ठीक है, ये इस इमेज का पार्ट नहीं है। सो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसमें नीचे एक बटन भी है, और वन रीज़न इज़ कि इसको मैंने इमेज का पार्ट नहीं बनाया कि इसके अंदर एक बटन होगा, और इमेज के अंदर अगर बटन होगा तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा। सो वी नीड HTML बटन। ठीक है, तो ये HTML बटन है, और इसके अलावा टेक्स्ट मैंने इसमें इस वजह से ऐड किया ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक आप कंटेंट के ऊपर एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट किस तरह से शो करवा सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम कवर कर सकें। ठीक है, सो इसलिए भी हमने इसको किया है। ठीक है, इसके बाद नीचे कोर्सेज का सेक्शन आता है। कोर्स में आप देख सकते हैं कि हर कोर्स के ऊपर यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है कोर्स का। ठीक है, इसमें भी टाइटल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये टाइटल भी इस इमेज का पार्ट नहीं है, और ये टाइटल भी एक टेक्स्ट है जो कि इसके ऊपर शो किया गया है, और इसको भी शो करने का ये मकसद है ताकि मैं आपको इसकी टेक्निक वगैरह के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद अबाउट का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन है जो कि सिंपल है, और फिर नीचे फुटर है। ओके, अब इसके लेआउट के बारे में बात करते हैं। यूजुअली जब वेब पेज हमने डिज़ाइन करना होता है, तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि इसमें हम एक तो HTML और CSS सीखें, दूसरा हम इसमें ये सीखें कि एक पेज को लेआउट करना कैसे है, उसके बारे में सोचना किस तरह से है। ठीक है, उसके हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये एक नेविगेशन बार है, और ये नेविगेशन बार जो है वो पूरी स्क्रीन पे जा रही है। मतलब इसकी विड्थ जो है वो स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से नेविगेशन बार की जा रही है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है ये पूरे पेज पे जाएगी नेविगेशन बार। लेकिन अगर आप पेज देखें बाकी, तो बाकी का पेज जो है वो सेंटर अलाइंड है, और उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ है। तो एक डिटेल हमारे पास ये आ गई कि ये जो विड्थ होगी इस नेविगेशन की, ये पूरी स्क्रीन की विड्थ होगी, और ये जो विड्थ होगी ये हमारे पास एक फिक्स्ड विड्थ होगी, या स्क्रीन के हिसाब से ये विड्थ चेंज होगी। ठीक है, सॉरी कुछ ड्राइंग मेरी इसी तरह की है, और इसमें ड्रॉ करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, ये पूरा सेक्शन जो है इसकी विड्थ फिक्स्ड है, और नेविगेशन की विड्थ जो है वो पेज के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। और इसमें एक और डिटेल ये है जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नेविगेशन बार जो है वो ऊपर स्टिक रहेगी, वो हमेशा नज़र आती रहेगी। वो हम कोड के अंदर देखेंगे उसको किस तरह से करना है। अच्छा, अब पेज का लेआउट आपने किस तरह से करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं पेज को कुछ इस तरह से लेआउट करूँगा कि सबसे पहले मैं एक नैव बार का सेक्शन बना लूँ, और इसको मैं यूजुअली कहूँगा कंटेनर। एक नैव बार का कंटेनर होगा, और एक फिर पूरी ऐप का कंटेनर होगा, बिकॉज मैं हर एलिमेंट को ये नहीं चाहता कि मैं उसको एक फिक्स विड्थ देता रहूँ और उसको सेंटर लाइन करता हूँ। ठीक है, सो द आइडिया इज़ कि ये जो पूरा पेज होगा यहाँ से, ये हम एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे। कंटेनर से मतलब है कि एक डिव के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये वाला पेज, और उस डिव को हम एक विड्थ दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि उस डिव के अंदर जो भी हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और उस डिव को हम सेंटर अलाइन कर देंगे। पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस सेक्शन को इसको मैं कंटेनर में डालूंगा, और उस कंटेनर को मैं नाम दूंगा हेडर। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला सेक्शन होगा, एक सेक्शन को मैं इसका अलग से डिव बनाऊंगा, और उसको मैं कहूँगा कोर्सेज। ठीक है, अब हम
इनके कंटेनर्स बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मुझे नज़र आ रहा है अबाउट है इसमें, तो एक हम बना लेंगे अबाउट का सेक्शन। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास कॉन्टैक्ट का आ जाएगा और फिर हमारे पास, तो इस तरह से हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं या जो मेन कंटेनर्स हैं वो इस पेज के बन जाएंगे। कंटेनर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो सेलेक्टर्स इजीली बना सकें, उस कंटेनर के अंदर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो, और दूसरा ये कि अगर आपने कंटेनर को कहीं पे मूव करना है, कहीं पे सेंटर लाइन करना है, कुछ भी, तो आप सिर्फ कंटेनर के साथ प्ले अराउंड करते हैं और वो सारे पेज पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है, या सारे उसके एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है। और इस तरह से हम पेज के बारे में सोचेंगे कि इस तरह से हमने उसको लेआउट करना है और इस तरह से उसके सारे जो एलिमेंट्स बनेंगे, जो उसके कंटेनर्स बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे। इसमें कोई चीज़ अभी अनक्लियर है, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि अभी हम कोड की तरफ नहीं जा रहे और हमने सिर्फ ये देखा कि हमने इसको सोचना किस तरह से है, ठीक है। अब इन कंटेनर्स के अंदर मज़ीद कंटेनर्स भी बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सेज के अंदर हर कोर्स का एक कंटेनर होगा, हर कोर्स एक डिव के अंदर होगा, ठीक है, और उसको हम, ये कोर्सेज का कंटेनर था और एक कोर्स को हम कहेंगे कोर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से, ताकि उस कंटेनर के अंदर हम एक क्लास के थ्रू जो भी स्टाइलिंग वगैरह करनी है वो कर लें और वो सारे बाकी एलिमेंट्स पे हम सेम क्लास यूज़ कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो इसकी हमने डिटेल कवर कर ली, अब हम इसके कोड की तरफ जाते हैं। ऑलराइट, तो हम अब अपने कोड के अंदर आ चुके हैं। एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है पोर्टफोलियो, और उस फोल्डर के अंदर एक मैंने index.html की फ़ाइल बनाई है जो कि अभी एम्प्टी है, और इसके अलावा एसेट्स का एक फ़ोल्डर बनाया है। उस एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज़ हमारे पेज के अंदर अगर आप देखें तो कुछ इमेजेस वगैरह हैं, उस इमेजेस को हम जो है वो एसेट्स के अंदर, ठीक है। और वेब पेजेस के अंदर यूजुअली जो जावास्क्रिप्ट होती है, स्टाइल्स होते हैं, इमेजेस वगैरह होते हैं, वो हम एसेट्स के अंदर रखते हैं, और ये एक कन्वेंशन है, आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर हम चले जाते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक स्टाइल डॉट सी एस एस है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इनलाइन सी एस एस यूज़ की जाए, और उसके लिए हम एक्सटर्नल सी एस एस ही यूज़ करेंगे, और इस स्टाइल शीट को हम लिंक कर देंगे index.html के साथ। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक। index.html से स्टार्ट करते हैं, और index.html के अंदर सबसे पहले मैं HTML का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कह देते हैं इसके टाइटल को तौकीर हसन, ठीक है। और ये देखते हैं कि हमारे पास पेज ठीक से काम कर रहा है। तो ये हमारे पास इस पेज के अंदर हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, और ये पेज हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे हम ये देख के एलिमेंट्स को देख के उनको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम इस पेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यूजुअली जो मैं इसके लिए टेक्निक यूज़ करता हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम कंटेनर्स बनाते हैं, और कंटेनर्स हम शुरू करते हैं, जो हमारा सबसे पहले नैव बार का सेक्शन है, ठीक है। तो उस नैव बार को सबसे पहले बना लेते हैं, और उसके लिए मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल हेडर, ठीक है। हेडर पेज के अंदर एक ही होगा, सो उसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस हेडर के अंदर हमारे पास एक लोगो होगा, और उस लोगो के अंदर कुछ, और उसके बाद हमारे पास एक नैव होगी, ठीक है, एक नैव बार होगी, और उस नैव बार के अंदर कुछ जो है वो लिंक्स हैं पेज के, तो हम वो लिंक्स भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कोर्सेज का लिंक ऐड कर देते हैं, इसी तरह से, और अबाउट, ठीक है। तो अब हम आते हैं पेज की तरफ, वापस देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से हेडर नज़र आ रहा है। हेडर के बाद जो हमारे पास क्योंकि हेडर पूरे पेज पे होगा और जो उसके बाद सेक्शन होगा वो एक जो है लिमिटेड विड्थ में होगा, तो उसके लिए हम एक सेक्शन बना लेते हैं, एक एक कंटेनर बनाएंगे जिसको हम नाम देते हैं ऐप। अब जो भी इसके बाद चीज़ें होंगी वो हम इस ऐप कंटेनर के अंदर डालेंगे, और इस ऐप कंटेनर को हम बाउंड कर देंगे एक विड्थ के साथ। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ आएगी ऐप कंटेनर के अंदर, अगर हम देखें तो पहला जो सेक्शन है वो एक मेन इमेज है, जो मेन इमेज हम इस सेक्शन को बोल रहे हैं, ठीक है। उस मेन इमेज के बाद हमारे पास आ जाएगा कोर्सेज, जैसे हमने उसमें भी डिसाइड किया था कोर्सेज, और कोर्सेज के बाद हमारे पास अबाउट का सेक्शन आएगा, अबाउट के सेक्शन के बाद कॉन्टैक्ट है और फुटर है, एंड फुटर। ओके, तो इस तरह से हमारे पास मेन कंटेनर्स जो हैं इसके वो बन चुके हैं। अब इसके अंदर हम कंटेंट वगैरह ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम मेन पेज के अंदर आते हैं, मेन इमेज के अंदर आते हैं, और इस मेन इमेज के अंदर हम एक इमेज ऐड करते हैं, और इस इमेज को हम, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज आ चुका है,
यहाँ पे। इसको जब हम स्टाइल करेंगे तो ऑब्वियसली तब ये चीज़ें ठीक होंगी। और इस इमेज के बाद अब हम कोर्सेज ऐड करते हैं। कोर्सेज के अंदर सबसे पहले एक टाइटल है और उस टाइटल को एक क्लास दे देते हैं ताकि हम उसको स्टाइल कर सकें, ठीक है। और उस टोटल टाइटल का नाम है कोर्सेज। तो हमारे पास ये कोर्सेज भी आ गया। इसी तरह से अबाउट के अंदर भी एक टाइटल है और कॉन्टैक्ट के अंदर भी है, कॉन्टैक्ट के अंदर। ऑलराइट, सो मैंने कुछ बेसिक हर कंटेनर के अंदर एक एक एलिमेंट ऐड कर दिया ताकि हमारे पास पेज के अंदर नज़र आए। अब हम वन बाय वन एलिमेंट्स को मज़ीद पॉलिश करते हैं और उन पे उसको उसके स्टाइल्स वगैरह को फिक्स करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडर से। तो स्टाइल देने के लिए हमें सबसे पहले लिंक करनी होगी अपनी स्टाइल शीट, और ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। और इस स्टाइल शीट का जो हमारे पास पाथ है वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे styles.css। अब जो styles.css के अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, styles.css को हम राइट साइड पे ओपन कर लेते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास HTML आ जाए। तो सबसे पहले जो हमारा पूरा पेज है उसको हम क्या करते हैं कि एक स्टाइल जो देना चाह रहे हैं उसकी पैडिंग्स और मार्जिन वगैरह रिमूव करने के लिए तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज के अंदर मार्जिन और पैडिंग ऐड होती है, तो हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ ना हो, ठीक है। इसी तरह से जो हमने पेज के अंदर फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट फैमिली पूरे पेज के अंदर यूज़ करनी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पर्पज़ के लिए मैं ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे पास बेसिक एक स्टाइल ऐड हो गया। अब हम हेडर का सबसे पहले सिलेक्टर बना लें और कुछ मैं कमेंटिंग भी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हम इजीली देख सकें अपने स्टाइल्स को, कौन से स्टाइल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हेडर के स्टाइल्स लिखेंगे तो हम यहाँ पे हेडर लिख देते हैं और इसको कमेंट करना है। कमेंट्स हम CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कमेंट्स हमें हेल्प करते हैं कोड को रीड करने में, बट कमेंट्स जो हैं वो एक्चुअल CSS में यूज़ या कोई इफेक्ट नहीं है ऐड करते, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हेडर को देखते हैं कि हम उसमें अंदर उसके अंदर क्या क्या फाइल्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे तो हेडर की एक बैकग्राउंड इमेज है और इसके अलावा हेडर जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा पेज के साथ, फिक्स्ड है। इसके अलावा नीचे एक शेडो हमें नज़र आ रहा है और इसके अलावा इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, ठीक है। इसको हम स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम सिलेक्टर लिखते हैं यहाँ पे। अब हेडर हमारे पास सिलेक्ट हो गया जो कि ये आईडी है और उसके अंदर अब हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो होगी बैकग्राउंड कलर, हम इसका ऐड कर देते हैं। हमें वाइट ऐड करना है तो हम वाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो उसके अंदर नेविगेशन बार और वो सारी चीज़ें हैं तो उनका कलर जो है वो ब्लैक है, तो उसके लिए हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हेडर की एक फिक्स्ड हाइट है तो हम इसकी हाइट को भी ऐड कर लेते हैं और हाइट फिलहाल ऐड करते हैं 50 पिक्सल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा हेडर किस तरह से नज़र आता है। अच्छा, कुछ इस तरह से हमारा हेडर अभी नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड कलर वाइट हो चुका है, जो पहले था ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आया इसके अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम इसको एक बॉक्स शेडो दे देते हैं जो कि उस के नीचे आ रहा था, एक शेडो का इफेक्ट आ रहा था। और इसको मैं फ़िलहाल के लिए 5 पिक्सल ब्लर करता हूँ और इसको ब्लैक कर देते हैं। तो अब हमारे पास वो इफेक्ट नीचे आएगा जो कि इमेजेस की वजह से नज़र नहीं आ रहा, बट इफेक्ट इज़ देयर। अब आप देख सकते हैं कि एक लोगो है हमारे पास और एक नैव है, ठीक है। सो हम इजीली क्या कर सकते हैं, लोगो को सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज उसका आईडी है हमारे पास, और इस लोगो को हम करते हैं फ्लोट, और इसी तरह से हम नैव को सिलेक्ट कर लेते हैं और फ्लोट। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो इसका लोगो है, जो कि लोगो की जगह हम अभी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और नैव बार राइट साइड पे चली जाएगी। लोगो और नैव दोनों के अंदर कुछ स्पेसिंग है ऊपर से और चारों साइडों से, तो हम दोनों का एक सिलेक्टर बना लेते हैं, लोगो और नैव का। तो इसके अंदर हम मार्जिन देते हैं 8 पिक्सल्स का, और इसका हमने इस तरह से सिलेक्टर क्यों बनाया ताकि अगर मार्जिन चेंज करना हो तो हमें एक जगह करना पड़े, अदरवाइज़ हम नैव को अलग से भी मार्जिन दे सकते हैं और लोगो को भी अलग से मार्जिन दे सकते हैं। और ये प्रोसेस मैं आपके साथ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह से इसको सोचें, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स हम फ्लोट के नहीं बना सकते थे सेम बिकॉज इसका फ्लोट लेफ्ट है, उसका राइट है, बट यहाँ पे सेम स्टाइल है तो इस वजह से हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास पेज थोड़ा सा उसके अंदर मार्जिन आ गया और वो मार्जिन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम उसके मार्जिन को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो मज़ीद
बेहतर शेप में आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास नैव बार आ गई है। नैव बार के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, वो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो नैव बार के अंदर लिंक्स हैं उसको स्टाइल करना होगा हमें। सो टेक्स्ट डेकोरेशन, हम उसको नहीं चाहते कि उसका कोई जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो यूज़ हो, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा इनका कलर ब्लू आ रहा है तो हम इसका कलर जो है वो फिक्स कर देते हैं। कलर शुड बी, सो कलर भी इसका ब्लैक हो चुका है। तो हमारा जो नैव बार है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ऐप कंटेनर पे, और सबसे पहली चीज़ जो मैं इस ऐप कंटेनर के साथ करना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम सिलेक्टर लिखते हैं ऐप कंटेनर का, और उसके अंदर हम इसको मैक्स विड्थ दे देते हैं कि इससे ज़्यादा इसकी विड्थ ना हो, विच इज़ 1280। लैपटॉप की जो विड्थ है रिकमेंडेड उसके हिसाब से 1280 मैंने यूज़ की है, ठीक है। तो अब इस पूरे कंटेनर की एक विड्थ है, लेकिन ये जो इमेज है हमारा ये उस कंटेनर से बाहर जा रहा है, इसको भी अभी हम फिक्स करते हैं। इस कंटेनर को हमने सेंटर लाइन भी करना है, तो हम इसको मार्जिन ऑटो दे देंगे। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली लेफ़्ट से और राइट से जो अवेलेबल स्पेस है वो इसको मिल जाएगी, और ये मार्जिन ऑटो के थ्रू सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन हो चुका है, बट ये इमेज अपने कंटेनर से बाहर जा रहा है। सो इस टाइम पे अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और ऐप कंटेनर को देखेंगे अगर हम, तो आप ऐप कंटेनर देख सकते हैं कि ऐप कंटेनर के साइड पे जो ऑरेंज साइड है वो उस कंटेनर से बाहर है। सो वो उसका मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन रिमेंबर बॉक्स मॉडल के थ्रू भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 80 पिक्सल्स नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर जो इमेज है वो अपने कंटेनर से बाहर ना जाए। तो सबसे पहले हम इमेज का जो सिलेक्टर है वो बना लेते हैं। कि मेन इमेज के अंदर जो इमेज है उसका सिलेक्टर हम बना लेते हैं, और इसकी विड्थ हम करेंगे 100%। ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो उस कंटेनर के अंदर आ जाएगी। अब ये ट्रिक क्या है, क्योंकि हमने इसका जो मेन कंटेनर है उसको हमने 1280 पिक्सल्स की मैक्सिमम विड्थ दी है, ठीक है। अब जब हम इसकी विड्थ 100% करेंगे तो 100% का ये मतलब है कि जितनी भी विड्थ अवेलेबल है उसको फिल कर दो, ठीक है। सो ये जो मैक्सिमम विड्थ हमारे पास अवेलेबल होगी वो 1280 होगी। तो वो अपनी विड्थ को उस हिसाब से जब फिक्स कर लेगा तो हमारा इमेज अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, और वो ये है कि हम इसके अंदर जो कंटेंट वगैरह है वो ऐड करेंगे इस इमेज के अंदर, ठीक है। तो वो कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को मैं कह देता हूँ इन्फो। जो डेवलपर के बारे में या जो इस पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन है मेन पर्सन के बारे में, वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक H3 ऐड करता हूँ, माय नेम इज। उसके बाद मैं एक H1 ऐड करता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये इन्फो आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये इन्फो यहाँ पे आ रहा है, और हमारे पास जो डिज़ाइन के अंदर है वो इस पेज के ऊपर है ये इन्फो, ठीक है। सो इन अ मोमेंट मैं इसको फिक्स करूँगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, और उसकी मैं आपको टेक्निक भी बताता हूँ कि किस तरह से करना है आप। तो हमने पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, और एक पोजीशन जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसके बारे में पढ़ा था। एब्सोल्यूट पोजीशन अपने जो कंटेनर जो जो उसका नॉर्मल फ्लो है उससे वो बाहर निकल जाती है, और जो उसका नियरेस्ट पेरेंट होता है जो कि पोजीशन पेरेंट होता है उस हिसाब से वो पोजीशन ले लेती है, ठीक है। तो वही हम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर अभी तक आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो मैं अभी कोड करूँगा तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होगी वो ये है कि जो मेन इमेज है इसको हमने बनाना होगा, इसको पोजीशन एलिमेंट बनाना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम मेन इमेज को पोजीशन एलिमेंट बनाते हैं, और उसको किस तरह से हम करेंगे, पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पोजीशन एलिमेंट हो गया। और उस पोजीशन एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास इन्फो है, इन्फो की हमारे पास आईडी अवेलेबल है, तो हम आईडी से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी पोजीशन हम कर देंगे, ठीक है। तो अगर अभी हम जाके देखें पेज को, हमारे पास पेज अभी भी उसी पोजीशन में है, बट अगर आप देखें कि ये कंटेंट मिक्स हो रहा है नीचे वाले कंटेंट से, बिकॉज इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो ये अपने नॉर्मल फ्लो से निकल गए, ठीक है। ये अब इस फ्लो के अंदर नहीं है, तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स थे वो ऊपर मूव कर गए हैं, और ये भी अपनी जगह पे वहीं पे है, क्योंकि अभी हमने इसको पोजीशन वगैरह नहीं दी। अगर हम इसको सिंपली टॉप से 0 पिक्सल्स दे दें तो आप देखेंगे कि अब ये सारा कंटेंट ऊपर जा चुका है 0। ये इसका रेफरेंस पॉइंट था जहाँ से अब ये पोजीशन लेगा, ठीक है। सो नॉर्मल फ्लो से निकल के ये पोजीशन एलिमेंट मिला इसको, और उस पोजीशन एलिमेंट की ये जहाँ से पोजीशन एलिमेंट शुरू हो रहा था वहाँ पे जाके उसने पोजीशन ले ली टॉप से जो हमने उसको दी थी, ठीक है। सो हम एक काम ये करते हैं कि इसको एक कलर दे देते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आए। तो हम इसको कलर दे देते हैं वाइट। तो अब आप देख सकते हैं कि
इसको कलर वाइट मिल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें हमारे पास काम करने को है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और टॉप से हम इसको दे देते हैं 200 पिक्सल्स, और हमें लेफ्ट से भी इसको करना है, स्पेस देनी है, तो हम इसको दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आ चुका है और इसके अंदर स्टिल हमें कुछ चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, कलर इसका हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले H3 को थोड़ा फिक्स करना है, बिकॉज हमारे पास H3 जो है वो स्मॉल साइज़ के अंदर आ रहा है, तो हमें उसको स्मॉल साइज़ के अंदर लेके जाते हैं। उसके लिए हमें H3 का सिलेक्टर बनाना पड़ेगा, और उसका सिलेक्टर हम कैसे बनाएंगे, #info और उसके अंदर H3। ठीक है, अगर अदरवाइज सिर्फ आप H3 बनाएंगे तो फिर पेज के अंदर जो भी H3s होंगे सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्फो के अंदर जो H3 है उसको हम लेके कुछ स्टाइल दे दें। सो फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे 14 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट हम यहाँ पे कर देते हैं। तो अब आप देखें कि ये स्मॉल साइज में चला गया। सेकंड चीज़ आप नोटिस करें कि ये जो H1 हमने ऐड किया है, इसका एक तो बैकग्राउंड कलर है और इसका खुद का कलर ब्लैक है। ठीक है, सो हम यही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेक्टर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें H1 इन्फो के अंदर जो H1 है हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसको हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे, एंड दैट बैकग्राउंड कलर इज प्रॉबेबली -FF। ओके, बैकग्राउंड कलर हो गया, उसका कलर भी हमने ब्लैक करना है, सो उसको हम ब्लैक कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ रहा है कि इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, इसका अपना कलर भी चेंज हो गया, बट इसकी एक तो ऊपर से मार्जिन नहीं है, दूसरा इसके अंदर से पैडिंग भी नहीं है, और ये एलिमेंट इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसकी विड्थ को हमें फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ये होपफुली सेट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम इसको एक विड्थ भी दे देते हैं विच इज़ प्रॉबेबली 370 पिक्सल्स, और इसको पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल्स की, और मार्जिन भी 8 पिक्सल्स का दे देते हैं। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी फिक्स हो चुका है, बट यहाँ पे लेफ़्ट साइड से भी मार्जिन आ रहा है, लेफ़्ट से और राइट से हम मार्जिन रिमूव कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 0 पिक्सल्स ऐड करना होगा। तो अब ये मार्जिन हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो कि ये मार्जिन किस तरह से फिक्स हुआ है, सो 8 पिक्सल्स मीन्स कि टॉप से और बॉटम से 8 पिक्सल्स दो, 0 पिक्सल्स मीन के लेफ्ट से और राइट से 0 पिक्सल। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि इसके नीचे आ रहा है। ये हमने एज अ पैराग्राफ ऐड किया था। इसकी जो सबसे पहली डिटेल हमें समझ आ रही है वो ये है कि इसकी विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी विड्थ कम है, तो हमें सबसे पहले इसकी विड्थ को फिक्स करना है। इसकी विड्थ को मैं फिक्स करता हूँ और फिर देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेक्टर बनाएं, उसके अंदर आप इसकी विड्थ दे दें, तो अब हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसका बटन है, और बटन का सिलेक्टर हम बनाएंगे, तो उसके सिलेक्टर में हम बटन में सबसे पहले तो है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर हो गया, और इसका कलर जो है वो हमने वाइट रखा हुआ है वहाँ पे, उसको वाइट कर देते हैं, क्योंकि वो एक लिंक है तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को भी ख़त्म कर देते हैं, और उसको कुछ पैडिंग दे देते हैं बटन को अंदर से, विच इज़ 15 पिक्सल्स, और सेव करके हम देखते हैं कि बटन कुछ इस तरह से है। इसको थोड़े से मार्जिन की ज़रूरत है, और इसके अलावा इसके ऊपर एक हल्का सा बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो वो बॉर्डर बटन में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको भी हमने रिमूव करना है। मार्जिन कर देते हैं टॉप से बॉटम से 8 पिक्सल्स, राइट और लेफ्ट से 0 पिक्सल्स, और बॉर्डर को अब हमारे पास ये पेज कुछ इस तरह से आ रहा है, विच इज़ लुकिंग फाइन। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, वो है कोर्सेज़ का। सबसे पहले तो हम कोर्सेज़ को फिक्स करते हैं। जो इसका टाइटल है उसको सबसे पहले फिक्स करते हैं कि टाइटल के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कोड के अंदर टाइटल देखते हैं कि ये टाइटल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और ये मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रहा है, तो इसकी एक क्लास है। ठीक है, तो इसके क्लास को हम जनरल के अंदर ले जाते हैं, बिकॉज ये सभी पे अप्लाई होगी, मल्टीपल एलिमेंट्स पे। ठीक, अच्छा, टाइटल के अंदर हम सबसे पहले इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं टॉप से और बॉटम से, और टॉप से हम देना चाहते हैं 16 पिक्सल और बॉटम से भी और 0 पिक्सल। ठीक है, इसके अलावा तो इसको कुछ एक रीज़नेबल स्पेस मिल गई। इसके अलावा हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या चीज़ें। एक तो इसका फ़ॉन्ट वेट कम है, दूसरा इसके नीचे हमें एक लाइन नज़र आ रही है, तो उस लाइन के बारे में भी हम देखते हैं कि किस तरह से उसको अचीव करना है, और यस, ये डिटेल है, तो ये चीज़ें हम कर लेते हैं। अच्छा, लाइन, एक तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोर्स के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता हूँ, तो उससे भी हम लाइन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट इस लाइन को हम क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ हुआ है,
तो हम इस तरह से करते हैं कि इस कोर्स को बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, ठीक है। उससे भी हमारे पास सेम चीज़ जो है वो अचीव हो जाएगी। टाइटल के अंदर बॉर्डर बॉटम देते हैं और बॉर्डर बॉटम को हम कर देते हैं 1 पिक्सल्स, सॉलिड होगा ऑफ कोर्स, और इसका एक कलर दे देते हैं। इसके अलावा हम इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली एक डिफरेंट यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, तो हम यहाँ पे ये वाली फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट वेट भी उसका कम था, इसके फॉन्ट वेट को भी फिक्स करते हैं। फॉन्ट वेट को मैं 400 पिक्सल्स कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। टॉप से बॉटम से देंगे और लेफ्ट राइट से ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी जगह पे रहे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर टाइटल के नीचे एक लाइन आ चुकी है और टाइटल्स थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी नज़र आ रही है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर दें। ये तो हो गया टाइटल। अब कोर्सेज के अंदर कुछ मेन हमने काम करना है, वो ये है कि हम एक कोर्स की क्लास बना लें और इस कंटेनर के अंदर हम ऐड करेंगे एक इमेज, और जो इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट शो होगा वो, सो इमेज ऐड करते हैं कोर्स 1, और इसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट शो करवाना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ HTML एंड CSS, ठीक है। सो अगर हम अभी जाके देखें तो हमारे पास एक इमेज आ चुका है और उसका टेक्स्ट आ चुका है। इस टेक्स्ट को यहाँ पे शो होना चाहिए एज पर आवर डिज़ाइन, और इसके अंदर कुछ और डिज़ाइन के भी एलिमेंट्स हैं वो भी हैंडल होने चाहिए, ठीक है, और इसकी विड्थ भी जो है वो कम है। तो अब हम उस चीज़ को देखते हैं कि उसको हमने किस तरह से फिक्स करा। वापस चलते हैं और इसके अंदर हम कुछ और कोर्सेज को भी ऐड कर लेते हैं, और एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। अब हम जाके देखते हैं हमारा पेज कैसा नज़र आ रहा है। तो पेज इस टाइम पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके स्टाइल्स को हमने फिक्स करना है ऑफ कोर्स। तो अब इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं और इसके लिए मैं नीचे एक नया सेक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर हम सारे कोर्स से रिलेटेड जो भी स्टाइल्स होंगे वो ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे पहली जो डिटेल है वो ये है कि हमने जो इसका उसको उस कोर्स के ऊपर शो करवाना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें कोर्स की क्लास बनानी होगी यहाँ पे, और उसको हम पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, ताकि ये एक पोजीशन एलिमेंट। उसके बाद हम उसके टेक्स्ट को लेंगे और उसको हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी भी हमारे पास, अगर हम पेज जाके देखें, उसके अंदर से टेक्स्ट रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो क्या हुआ कि वो टेक्स्ट अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर चला गया है, तो अब वो टेक्स्ट इन इमेजेस के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज उसके ऊपर आ गया, तो वो टेक्स्ट इसके पीछे है इस टाइम। तो अब हमें उस टेक्स्ट को फिक्स करना है। हम उसको टॉप से भी 0 पिक्सल्स दे देंगे और हम उसको टॉप और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल्स दे देंगे, और उसको हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं अभी ही, और उस बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, और इसका अपना जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम वाइट ऐड करना चाहते हैं। और उसको अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से ये आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल अपने बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, और पैडिंग आई थिंक 5 पिक्सल इज इनफ, ठीक है। सो 5 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई, तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली वो सेम है जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे है। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट इशू है वो ये है कि इस इमेज का थोड़ा सा साइज़ हमने फिक्स करना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल कि आप इमेज का सिलेक्टर बनाएं, और क्योंकि हम पूरे पेज के इमेजेस को नहीं सिलेक्ट करना चाहते, हम कोर्स के अंदर इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम विड्थ दे देंगे 290 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब आप देखें कि इमेजेस छोटे हो चुके हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, कि हमारे पास ये एक डिव है और डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नीचे है, मतलब जो जो लाइन में बाकी एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी उसको वो कवर नहीं करेंगे, और नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक एलिमेंट के इशू को फिक्स कर लेते हैं। अगर हमने ब्लॉक एलिमेंट्स को फिक्स करना है तो हम उसको डिस्प्ले को प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको अभी मैं कह देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और तो हम फिक्स करके देखते हैं कि अब ये एक लाइन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी इनके दरमियान में जो स्पेस है वो इनफ नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी स्पेस को फिक्स कर लेते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं कि हर कोर्स को एक मार्जिन दे दो, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, ताकि उनके अंदर दरमियान में एक जो है वो रीजनेबल स्पेस आ जाए, ठीक है। 12 पिक्सल्स दी तो अभी हमारे पास यूआई थोड़ा सा फिक्स हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान जो स्पेस है वो 12 पिक्सल्स नहीं है, हमने मार्जिन 12 पिक्सल ही दी है। आप जब विड्थ इसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसके दरमियान जो स्पेस है दैट इज़ नॉट 12 पिक्सल्स, दैट इज 24 पिक्सल्स, बिकॉज इस कोर्स का राइट पे भी 12 पिक्सल्स है, जो कि तकरीबन ये माउस की पोजीशन पे ख़त्म होगी, और इसके लेफ्ट पे भी 12 पिक्सल्स है, ठीक है। सो 12 एंड 12 हो गया 24 पिक्सल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके सिर्फ लेफ्ट पे देखें तो यहाँ पे 12 पिक्सल्स ही होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। सो इन बिटवीन एलिमेंट्स ये
24 पिक्सल्स होगा। ओके, अब हम एक और कोर्सेज की रो ऐड कर देते हैं और सबसे पहले हम इस रो को फिक्स करते हैं। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट कोर्सेज ऐड किए और नीचे भी एक और रो ऐड की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके दरमियान में और इसके दरमियान में कितनी स्पेस है, यू वुड से कि ये 24 पिक्सल्स है, बिकॉज इसका बॉटम 12 पिक्सल और इसका टॉप से 12 पिक्सल्स मार्जिन है, इस वजह से 24 पिक्सल्स इन टोटल। ओके, हमारे पास सो फॉर काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, कोर्सेज तक हमने कर लिए। इसके बाद हम चलते हैं अबाउट के सेक्शन में। अबाउट के सेक्शन में मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और इसको पैराग्राफ को हमने ऐड करना है टाइटल के बाद। ठीक है, सो टाइटल हमने गलत जगह ऐड की है, सो टाइटल को हम फिक्स कर लेते हैं। टाइटल शुड बी हियर एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट का टाइटल जो है वो उसके कंटेनर के अंदर होना चाहिए। ओके, सो अब आप अगर देखें पेज तो पेज इस तरह से नज़र आ रहा है और हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट पेज सेम है, बस पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज़ है वो आई थिंक थोड़ा सा, हम क्या करते हैं कि पूरे पेज के जो पैराग्राफ्स हैं उसको फिक्स करते हैं और इसको हम एक फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। इसको हम जनरल में ले जाते हैं क्योंकि हम इसके पूरे पेज के पैराग्राफ्स को फिक्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं फॉर एग्जांपल 18 पिक्सल्स। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि पूरे पेज के पैराग्राफ फिक्स हो गए। ये भी पैराग्राफ था हमारे पास जो कि प्रोजेक्ट नीचे आ रहा था तो साइज़ उसका कम हुआ, तो ये भी फिक्स हो चुका है। ठीक, अब हमने इसको फिक्स किया। एक चीज़ इसमें जो है दैट इज़ वियर्ड कि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, और अगर इसको फिक्स करना है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पैराग्राफ पे और उस टेक्स्ट अलाइन को हम कह देते हैं। ठीक है, सो जब आप जस्टिफाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस को मैनेज करेगा और लाइंस को पूरा कवर करेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये भी फिक्स हो चुका। अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट में हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम एक इसके अंदर फॉर्म ऐड कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास इसके अंदर एक फॉर्म है अवेलेबल, और इसको सेव करता हूँ तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट फॉर्म के अंदर फर्दर जो है वो हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं। फर्स्ट इनपुट इज़, और इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ नेम के नाम से। ठीक, अब अगर हम फॉर्म को एक नज़र देखें, हमारे पास फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है। इसमें कुछ और टेक्स्ट फील्ड्स ऐड करते हैं और इसके अंदर नीचे एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी है अवेलेबल, वो भी ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर दिया और एक सेंड मैसेज का बटन ऐड किया और हर इनपुट के बाद मैंने एक ब्रेक एलिमेंट डाला बिकॉज फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनलाइन होते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये कुछ फॉर्म अभी नज़र आएगा। बाय द वे, अगर आप ये ब्रेक एलिमेंट्स नहीं ऐड करना चाहते, आप इसको CSS के थ्रू डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने डिस्प्ले की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की थी एलिमेंट्स को इनलाइन ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, सो इसी तरह आप अगर इनपुट पे यूज़ करेंगे और आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो वो एलिमेंट्स फिर एक लाइन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द कैच। अब हम देखते हैं हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम फॉर्म के थोड़ा सा इसको जो इसका स्टाइल है उसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जनरल के अंदर ही बना लेता हूँ एक इनपुट का सिलेक्ट। जो भी इनपुट्स हैं उसको हम कुछ स्टाइल देना चाहते हैं। ठीक, सो उन इस इनपुट को मैं विड्थ दे देता हूँ कि पूरे पेज की विड्थ ले लें 100%। ठीक है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें फॉर्म के अंदर तो यहाँ पे जो विड्थ आ रही है वो पूरे पेज की आ रही है। ठीक है, ये पूरे पेज की इसने विड्थ ले ली। इसी तरह से टेक्स्ट एरिया ने भी पूरे पेज की विड्थ ली है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। तो पेज अभी इस तरह से नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ पैडिंग की ज़रूरत है और कुछ इसको मार्जिन की भी ज़रूरत है और टेक्स्ट एरिया को भी हमने स्टाइल देना है। सो अगर हम इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दें, एंड दैट पैडिंग इज़ टॉप से 8 पिक्सल्स, राइट से हम नहीं देना चाहते, और बॉटम से भी 8 पिक्सल्स और लेफ़्ट से भी 8 पिक्सल्स। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको मार्जिन दे देते हैं कि टॉप से 8 पिक्सल्स और बॉटम से भी, और लेफ़्ट साइड से 0 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब अगर हम देखें फॉर्म को तो इनपुट फील्ड्स हमारी काफ़ी हद तक सेट हो चुकी हैं, पूरे पेज पे जा रही हैं और इनके अंदर स्पेसेस भी हर इनपुट फील्ड के अंदर है। ठीक है, अगेन अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि दो इनपुट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ नॉट 8 पिक्सल्स, दैट इज़ 16 पिक्सल्स, बिकॉज बॉटम का भी टॉप से 8 पिक्सल्स है। तो टेक्स्ट एरिया रह गया, तो टेक्स्ट एरिया के भी स्टाइल सेम है जिस तरह के इनपुट्स के हैं, तो हम टेक्स्ट एरिया के भी ऊपर भी ये स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। अब आप अगर नोटिस करें तो हमने दो सिलेक्टर्स को सेम स्टाइल दिया है। ठीक है, सो बहुत सी चीज़ें किसी रीज़न की वजह से मैंने ऐड की हैं ताकि मैं हर कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर सकूं। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सेम स्टाइल है तो हम दो एलिमेंट्स को किस तरह से दे सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट एरिया भी
फिक्स हो चुका है। अब हमारे पास सेंड मैसेज का जो बटन है उसको हमने फिक्स करना है। उसका सिलेक्टर बनाते हैं सबसे पहले और इसके सेक्शन में आ जाते हैं। सेक्शन ये है कॉन्टैक्ट का और सिलेक्टर हम किस तरह से बनाएंगे कि हम आईडी कॉन्टैक्ट के अंदर जो बटन है उसको स्टाइल देना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अंदर जो बटन है उसको हम क्या देना चाहते हैं, उसको हम कुछ पैडिंग देना चाहेंगे 8 पिक्सल्स की, उसको हम कुछ मार्जिन देना चाहेंगे 8 पिक्सल टॉप बॉटम राइट 0, उसको हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं ब्लैक और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा वाइट और बॉर्डर क्योंकि हर बटन के अंदर आता है तो हम बॉर्डर इसका रिमूव करना चाहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये बटन भी हमारे पास फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास फुटर है। फुटर को सबसे पहले देखते हैं कि इसके स्टाइल्स को किस तरह फिक्स करना है और उसके बाद एक चीज़ रह गई है वो हम कवर करें। तो सबसे पहले हम जाके फुटर का सिलेक्टर बनाते हैं और इसका सेक्शन भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये मैं सिर्फ कमेंटिंग कर रहा हूँ ताकि हमें सेक्शन हमारे बन जाए। ये ऐड करना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। ये कमेंट्स हैं, दे डोंट रियली मैटर। तो फुटर के अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले कि फुटर का एक बैकग्राउंड कलर है। तो उसके लिए हम फुटर का सिलेक्टर बनाते हैं। क्लास नहीं है, ये आईडी है, तो हम आईडी के थ्रू सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और अब जाके देखते हैं कि पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। तो पेज अभी इस तरह से नज़र आ रहा है और उसका टेक्स्ट भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सो हम इसको कलर भी दे देते हैं वाइट ताकि हमारे पास टेक्स्ट नज़र आ जाए। ठीक है, सो अब टेक्स्ट नज़र आ रहा है हमारे पास, लेकिन इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स करना है। ठीक है, विड्थ और हाइट, इसको हम कुछ हाइट दे देते हैं और 100 पिक्सल्स की हाइट दे देते हैं। सो अब हमारे पास फुटर की एक हाइट आ चुकी है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, सो इसकी पोजीशन को अभी हमने फिक्स करना है। पोजीशन को अगर आप देखें इस पेज के अंदर, अगेन एज आई सेड कि हर चीज़ मैंने किसी वजह से ऐड की है। सो इसकी जो पोजीशन मैंने ऐड की है वो इस वजह से ऐड की है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप किसी एलिमेंट को उसके कंटेनर के अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। वर्टिकली कैसे है कि ऊपर से भी सेम स्पेस है, नीचे से भी सेम स्पेस है, और हॉरिजॉन्टली कैसे है कि लेफ्ट से सेम है और राइट से सेम है। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक जगह ये सेंटर लाइंड है। मतलब अगर एक जगह सेंटर लाइन होता तो हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि फुटर है ना हमारे पास, फुटर के अंदर हम पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को हम कर देते हैं टेक्स्ट लाइन, तो हमारे पास पेज के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। सेंटर तो हो गया लेकिन ये वर्टिकली अलाइन नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा अभी समझाता हूँ कि ये किस तरह से आप करेंगे। टेक्स्ट लाइन के थ्रू नहीं करते बिकॉज ये आपको ऑलरेडी मालूम है और इसको हम डिफरेंट टेक्निक से करते हैं। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम इसको पोजीशन के थ्रू करें कि पोजीशन इसकी अगर हम एब्सोल्यूट कर दें और इसको यहाँ से फिर हम पोजीशन कर लें टॉप से और लेफ्ट से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से टैकल करते हैं कि फुटर को हम पोजीशन एलिमेंट बना देंगे। तो कैसे करेंगे, पोजीशन ऐड कर देंगे रिलेटिव और जो फुटर है उसको हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। अब अगर आप देखें तो एलिमेंट्स उसी तरह अपनी जगह पे अवेलेबल हैं बिकॉज अभी हमने टॉप से और लेफ्ट से कोई उसको जो है स्पेसिंग नहीं दी। अब मैं इसको टॉप से क्या करता हूँ, आपको याद होगा कि हम इसको परसेंटेज में भी दे सकते। तो टॉप से मैं इसको 50% स्पेस दे देता हूँ और मैं इसको लेफ्ट से 50% स्पेस दे देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये 50% टॉप से और 50% लेफ्ट से स्पेस ले चुका है। ठीक है, बट इफ यू नोटिस कि अभी इसकी जो स्पेस है वो लेफ्ट और राइट से सेम नहीं और टॉप और बॉटम से सेम नहीं। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि टॉप से हमने 50% दे दी विच मीन्स कि इसने इसकी पूरी हाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 50% के नीचे जो है वो 50% इसको टॉप से स्पेस दी है बिकॉज उसका अंदर कंटेंट भी था। तो वो कंटेंट जब नीचे रेंडर हुआ तो वो अपनी जगह से नीचे चला गया। इसी तरह से लेफ्ट और राइट की अगर बात करें तो हमने 50% दिया इसको। अब क्या हुआ कि उसने इस पूरे सेक्शन को हाफ में डिवाइड किया, तो उसका हाफ बना यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे इसका हाफ बना और हाफ के बाद उसने इसको रेंडर कर दिया। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज कि ये सेंटर अलाइन तो नहीं हुआ। अब हम करते क्या है, CSS की एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं और उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस टेक्स्ट को 50% पीछे ले जाते हैं और 50% ऊपर ले जाते हैं। मतलब इस टेक्स्ट के कंटेनर का 50%। ठीक है, अगर मैं इसका कंटेनर आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, ठीक है, सो ये इसका कंटेनर है। ठीक है, तो अब मैं इस कंटेनर का 50% पीछे और 50% टॉप से इसको फिक्स करता हूँ। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए हम CSS के अंदर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो
पैराग्राफ को हमने फिक्स करना है, तो पैराग्राफ को हम करते हैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम इसको कहते हैं कि ट्रांसलेट करना है इसको, जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और ट्रांसलेट में हॉरिजॉन्टली हमने 50% पीछे लेके जाना है, जो उसकी अपनी विड्थ है उसका 50%, और इसी तरह से 50% नीचे से भी उसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा कि ये परफेक्टली सेंटर अलाइन हो चुका है। ठीक है, हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ये पहले ये जहाँ पे मेरा माउस है इस पोजीशन पे पी स्टार्ट हो रहा था, इसका पावर्ड बाय पी स्टार्ट हो रहा था, और उसके बाद वो आगे जा रहा था। इसकी टोटल विड्थ देखें आप, तो इसने उस विड्थ को 50% पीछे ले गया, इस विड्थ को हाफ डिवाइड किया और 50% पीछे ले गया, बिकॉज हमने -50 दिया हुआ, तो इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होगी, जो है उसका इशू रिजॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट इशू रह गया वो ये है कि हम जो फुटर है उसके अंदर जो हमारे पास लिंक है उसको हम फिक्स करना चाहते हैं, और उसको हम देखते हैं किस तरह से। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसके लिंक को जो है वो वाइट कलर दे दी। अब हम एक जो लास्ट चीज़ है उसकी तरफ आ जाते हैं, वो ये है कि हमारे पास नेविगेशन के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स करनी है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इन कोर्सेज इस पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने नेविगेशन ऐड किया, तो वी वांट कि अगर हम कोर्सेज पे क्लिक करें तो ये पेज हमें कोर्सेज पे ले जाए। इसी तरह से जब हम अबाउट पे क्लिक करें तो ये हमें अबाउट के अंदर ले जाए। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बुक मार्क्स। ठीक है, सो अब हम कोड के अंदर आते हैं और देखते हैं कि बुक मार्क्स को किस तरह से यूज़ करना है। हमारे पास हर एलिमेंट की आईडी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे कि उस आईडी को यूज़ करते हुए बुक मार्क्स जनरेट करेंगे। अच्छा, कोर्स के अंदर अगर मैं इसको कोर्स पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसको कोर्सेज का आईडी दे दूंगा, आईडी का नाम है कोर्सेज, राइट। ठीक है, सो ये फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से अबाउट को दे देंगे और कॉन्टैक्ट को भी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे अबाउट पे, तो ये हमें अबाउट के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, मतलब पेज यही है लेकिन स्क्रॉल करके हमें अबाउट पे ले जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें कोर्सेज पे ले जाएगा। परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास एक इशू ये है कि नेविगेशन बार, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम हो अबाउट के अंदर तो नेविगेशन की ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम क्लिक करके किसी और जगह अगर हम जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोर्सेज पे जाना चाहते हैं, तो हम जा सकें। ठीक है, सो उसके लिए हमें जो हमारा नैव बार है उसको फिक्स करना होगा। CSS में हम जाते हैं और देखते हैं कि इसका आईडी हेडर है, और हेडर का सेक्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं और इसकी पोजीशन को स्टिकी कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जब हम पेज के अंदर नेविगेट करेंगे तो भी वो अपनी जगह पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो द रीज़न इज़ कि हमने उसको टॉप से पोजीशन नहीं बताई हुई कि आपने कहाँ पे स्टिक रहना है। ठीक है, सो हमने उसको बताना है कि 0 पिक्सल्स पे आपने स्टिक रहना है, कि पेज के ऊपर ही रहना है। तो अब क्या होगा कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे ही अवेलेबल है। ठीक है, बट अगेन द इशू इज़ के वो पीछे नज़र आ रहा है, हम उसको ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि वो फ्रंट पे नज़र आए। तो उसके लिए हमने CSS के अंदर हम इसको Z इंडेक्स दे देते हैं। अगेन मैंने ये चीज़ इस तरह से इसलिए ऐड की ताकि हम Z इंडेक्स को भी देख सकें, और Z इंडेक्स हम इसको दे देते हैं 1। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 पे हैं, तो इसको जब हम इंडेक्स 1 देंगे तो क्या होगा कि जब अब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास नेविगेशन अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स पे ले जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे और कोर्सेज पे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास ये पेज रेडी हो चुका है, एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट है। आप इसके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, अपने लिए एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना सकते हैं। स्पेशली जो चीज़ जिसके साथ ज़्यादा प्ले अराउंड करने की ज़रूरत होती है वो है पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन मैंने डिफरेंट केसेस यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे भी हमने पोजीशनिंग बहुत ऐड की यूज़ की है, यहाँ पे भी पोजीशनिंग यूज़ की है, नेविगेशन में भी पोजीशनिंग यूज़ की हुई है, और यहाँ पे सेंटर अलाइन करने के लिए भी पोजीशन यूज़ की है। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अक्सर जो डेवलपर्स को इशू होता है वो पोजीशनिंग से होता है। इसके अलावा जो इशू होता है वो ये है कि स्पेसेस को कैलकुलेट करना करेक्टली। ठीक है, सो इफ़ यू आर सेइंग कि इनके दरमियान में 12 पिक्सल्स स्पेस है क्योंकि मैंने 12 पिक्सल्स दी थी, दैट इज़ रॉन्ग। सो यू शुड नो कि ये जो स्पेस है ये क्या होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। आप भी अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करें, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करें, नॉट द सिमिलर एलिमेंट्स, बट इफ़ यू आर हैविंग हार्ड टाइम तो यही कोड आप जो इस कोर्स के अंदर हमने यूज़ की है इस वेबसाइट को बनाने के लिए, उसको यूज़ करते हुए पहले एक ये वाली पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाएं और फिर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।